हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 12th जो कि चल रहा था 2025 का सेट, तो लास्ट सेट बचा हुआ है सेट नंबर 7 347 KF। तो आइए इसको बिना समय गवाए समझते हैं शुरुआत से। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो आइए समझते हैं किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो देखिए बच्चों, वान ठाप गुणांक होता है आई, वान ठाप गुणांक आई, जिसका आई ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। आई कैसे निकालेंगे, तो आयन जिसमें आयन ज्यादा मिलेंगे, आयन क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका आई ज्यादा होगा, आई किसका ज्यादा होगा, आई को क्या बोलते हैं बच्चों, वान ठाप गुणांक। तो जिसमें आयन ज्यादा होंगे, तो देखिए ग्लूकोज C6H12O6। अब बताइए इसमें धनायन और ऋणायन है क्या, धनायन ऋणायन होते ही नहीं है इसमें, तो धनायन ऋणायन नहीं होंगे तो आई इसका नहीं होता है। 1% NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, आयन कितने मिले, 2, CaCl2, Ca प्लस 2, 2Cl माइनस, आयन कितने मिले, 3, सुक्रोज शक्कर C12H22O11, इसमें धनायन और ऋणायन है ही नहीं है, तो इसका मतलब है आयन सबसे ज्यादा किसमें, CaCl2 में, तो इसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। अगला है निम्नलिखित में रंगहीन आयन कौन सा है। तो देखिए बच्चों, रंगीन और रंगहीन, रंगीन किस कौन होता है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और रंगहीन कौन होता है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस इतना सा याद रखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर है तो रंगीन होगा और नहीं है तो रंगहीन होगा। अब चेक करते हैं, तो जैसे Cu प्लस, Cu परमाणु क्रमांक 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, 29 हो गए टोटल, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29। Cu प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकालेंगे, बाहर से, बाहर में सबसे पहले किससे, S से, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d10, 3d, डी के कितने भाग होते हैं बच्चों, 10, डी के कितने भाग होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सब जोड़े में है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो रंगीन होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन होगा। तो बस यही आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, और आप जानते हैं Cn क्या होता है, Cn होता है माइनस, तो -1, कितने Cn है, 4, तो -1 गुणा 4 बराबर, बराबर में आवेश कितना है, माइनस का 3, x माइनस के 4 बराबर -3, तो x बराबर +1, पक्षांतर करेंगे तो +1, तो ये आंसर सही हो गया। रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया कौन सी होती है, तो एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, उपस्थिति होती है PdBaSO4 की, तो यहां से HCl निकल जाता है, जब HCl निकल जाएगा तो H यहां लगेगा, तो CH3CHO बन जाता है। देख लीजिए CH3 CO और H और लगा देंगे तो CH3CHO प्लस का HCl, तो क्या मिला बच्चों, एल्डिहाइड, क्या मिला, एल्डिहाइड, ये वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड। आगे कहता है सूत्र है C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो देखिए ये है अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये बचा,
ये प्राथमिक एमीन बनेगा। 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये द्वितीयक एमीन बनेगा, और ये भी हटा दीजिए तो ये तृतीयक एमीन बनेगा। आपको क्या पूछा उसने? प्राथमिक एमीन। इसका मतलब आप NH2 लगाएंगे। ठीक है, कितने बनेंगे? तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, NH2, एक संरचना ये बनी। इधर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो इसने बना लिया, 3 की कमी है तो 3 क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बना लिए? 2, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हो गए, 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए, इधर 2। अब आप देखो C कितने हैं? 4, सही लिखा। H कितने हैं? 11, 3 2 5 2 7 2 9, 9 और 2 11, और N हो गया। तो पहली संरचना ये बनी। दूसरी 1 2 3 4, इस NH2 को यहां अभी पहले नंबर पे लगाया था, अब दूसरे नंबर पे लगा दिया, अलग से संरचना बनी, 2 हो गई। तीसरी ऐसा हो सकता है 1 2 3, यहां पे चौथा कार्बन और यहां पे NH2, ये तीसरी संरचना बन गई, अलग से हुई। 1 2 3, यहाँ पे अगर चाहें तो H लगा सकते हैं, अब हमने H लगाना बता दिया आपको। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। इसने कितने बनाए? 2, तो 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये भी तीसरी संरचना अलग बनी। चौथी क्या बन सकती है? चौथी इस प्रकार की बन सकती है, 1 2 3, इसी पर चौथा कार्बन और इसी पर NH2, चौथी संरचना ये बन गई। इसके अलावा और कोई नई संरचना प्राथमिक एमीन में नहीं बनेगी। तो क्या कहता है के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव? कितने एमीन संभव भैया? 4। इसका विकल्प चौथा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO, CHOH, 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 CH2OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। एल्कोहल कितने हैं? तो एल्कोहल तो हैं 1 2 3 4 5 एल्कोहल हैं, OH समूह, एल्कोहली समूह कितने हैं? 5। लेकिन वो पूछ रहा प्राथमिक कितने हैं। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, इसका मतलब ये है प्राथमिक। फिर से देखिएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये एल्कोहली समूह कौन सा? प्राथमिक एल्कोहल समूह है। अच्छा, इसको अगर गौर करें तो ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये वाला, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, इधर से भी और इधर से भी, तो ये एल्कोहली समूह कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहली समूह है। इसी प्रकार ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक है, तो इसका मतलब है प्राथमिक एल्कोहली समूह। पहचान लिया आपने, प्राथमिक पूछा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये है आपका प्राथमिक एल्कोहली समूह। कितना है? 1। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए ये इस प्रकार से बहुविकल्पी हो गए। आगे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन दूसरे का कहता है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बच्चों मोलरता का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब मान रखते हैं तो पदार्थ की मात्रा कितनी है? 5.85। अणुभार किसका? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। अलग से देख लीजिए, NaCl का अणुभार बराबर Na का परमाणु भार कितना है? 23 प्लस Cl का परमाणु भार कितना है? 35.5, तो ये आ गया आपका 58.5। रख दीजिए अणुभार 58.5।
ठीक है। अब बिलियन का आयतन चाहिए आपको लीटर में, तो आयतन है 200 मिलीलीटर और लीटर में बनाने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। इस दशमलव से ये दशमलव हटाया आपने तो यहां पे एक जीरो बढ़ा दिया, इससे ये कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आपका आ गया 1/2 या 0.5 कैपिटल एम, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको देखिए, खा है Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो देखिए, Mn मतलब मैग्नीज, परमाणु क्रमांक होता है 25, इसकी sPdF विन्यास बनाइए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, 25 हो गए क्या? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। अब Mn+3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाहर से, बाहर में सबसे पहले s से निकालेंगे, तो क्या स्थिति बनी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इससे निकल गए, 3 निकालना है तो 2 इससे 1 इससे, तो ये क्या बचा? 3d4। अच्छा, Mn+2 देखें, Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन s भर से निकलेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा? तो आप जानते हैं डी में कुल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 10। डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10, और अगर आधे हों तो कितने होंगे? 5। तो यदि डी उपकोष आधा भरा हो या पूरा भरा हो, वह अधिक स्थायी होता है। यदि डी उपकोष आधा भरा हो या पूरा भरा हो, वह अधिक स्थायी होता है। तो इसमें कौन? ये आधा भरा हुआ है, अर्धपूरित, अर्धपूरित स्थायी संरचना। ठीक है, तो आप भाषा में क्या लिखेंगे? अब भाषा में लिखेंगे Mn+2 के 3D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अर्धपूरित स्थायी संरचना को दर्शाते हैं, जबकि Mn+3 के 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अर्धपूरित, यदि डी उपकोष आधा अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो, मतलब पूरा भरा हो, वह संरचना अधिक स्थायी होती है। इस कारण Mn+2 Mn+3 की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा। बात समझ में आ गई? तो आप अगर कन्फर्म देखें तो बस आपको केवल इतना लिखना है कि Mn+2 अधिक स्थायी इसलिए है क्योंकि इसके 3D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अर्धपूरित संरचना है। और अर्धपूरित संरचना कैसी होती है? स्थायी होती है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का गा है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण मतलब डबल साल्ट तथा संकुल लवण कोऑर्डिनेशन साल्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, द्विक लवण और संकुल लवण, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। द्विक लवण का एक उदाहरण सबसे अच्छा है फिटकरी, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है। दूसरा है मोहर लवण, मोहर लवण जिसका है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। ये मोहर लवण का सूत्र है। अच्छा, संकुल लवण में अगर आप देखें तो K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दूसरा CuNH3 का होल 4 SO4 टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ठीक है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट,
इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोफेरेट सेकेंड। नॉर्मल नाम सुन लीजिए, नॉर्मल नाम हमने क्या बोला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसका क्या बोला, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। अब अंतर समझिएगा, अगर आप इसको आयनों में तोड़ें तो इसका के अलग, धनायन अलग, ऋणायन SO4-2 अलग, Al+3 अलग, SO4-2 अलग, और H2O तो अलग हो ही जाएगा। इसमें अगर आप आयनों में तोड़ें तो K+ अलग हो जाएगा और FeCl6 और ये -4 ये अलग हो जाएगा। मतलब ये धनायन अलग और ये पूरा ब्रैकेट वाला ऋणायन जो है वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इन दोनों को अलग कर सकें तो ये दोनों अलग नहीं होंगे। लेकिन इसमें K अलग, SO4 ये पूरा अलग, Al अलग, SO4 अलग, H2 अलग हो गया। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। अगर आप चाहें कि इन दोनों को, या ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं Cu और NH3, इन दोनों को अलग किया जा सके तो इन दोनों को अलग जलीय विलयन में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पहला अंतर, यह ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ये ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। द्विक लवण ये जल में आयनित हो जाते हैं, संकुल लवण ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अगर ये आयनों में टूटेंगे भी तो K+ अलग हो गया और ये 4 को इस तरफ भेजेंगे तो FeCN6-4 ये धनायन और ये ऋणायन। लेकिन आप चाहें कि इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें, पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाएं तो अलग अलग जलीय विलयन में आयनित नहीं होते। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में ये स्थायी होते हैं, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं संकुल लवण, और ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो एथिल ब्रोमाइड हो गया बच्चों C2H5Br, इसकी क्रिया कराई KOH एक्वस KOH, क्या निकल गया, इधर से K इधर से Br निकल गया। तो अब क्या लगा दोगे, OH, तो C2H5OH प्लस KBr। ठीक है, क्या ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? आपने कैसे पहचाना? तो देखिए K क्या होता है प्लस और OH क्या होता है माइनस। यहां जो जुड़ा इसके स्थान पर तो कौन जुड़ा, OH, मतलब ये माइनस जुड़ा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, Br के स्थान पर OH जुड़ा तो ये प्रतिस्थापन तो हो गया भाई, Br के स्थान पर OH जुड़ गया तो प्रतिस्थापन हो गया। अब नाभिक स्नेही है कि नहीं, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन पर प्लस होता है, तो नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। अब ये बताइए नाभिक स्नेही, नाभिक से कौन स्नेह करेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? तो नाभिक प्लस होता है, नाभिक पर प्लस, तो प्लस से कौन स्नेह करेगा, माइनस वाला। तो नाभिक स्नेही कौन कहलाएगा, OH माइनस। नाभिक स्नेही कौन कहलाएगा, OH माइनस। अच्छा, एक और होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। अब आप बताइए माइनस से कौन स्नेह करेगा, माइनस से प्लस वाला स्नेह करेगा। तो जो प्लस वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो माइनस वाला है ये कौन है, माइनस है, तो किससे स्नेह करेगा, ये नाभिक से, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये OH माइनस कौन हुआ, नाभिक स्नेही, और इसमें OH ही तो जुड़ा है, तो OH जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि OH माइनस क्या है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का कहता है किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है। तो देखिए बच्चों, टेम्परेचर आपको निकालना है, ग्लूकोज का 5% विलयन, 5% ग्लूकोज का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 मिलीलीटर बिलियन में कितना, 5 ग्राम
ग्लूकोज है। 5 ग्राम क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। तो इससे ये पता चल गया W का मान कितना हो गया 5, और आयतन कितना है 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में बनाइए तो 100/1000, तो आ गया 0.1 लीटर। V पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अणुभार ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार M बराबर, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, 6 कार्बन है तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, 12 हाइड्रोजन है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 × 6 टोटल आ जाएगा 180। अब सूत्र लगाया Pb बराबर NHT, N होता है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या होता है तो Pv बराबर आ जाएगा W/mHT। तो P बराबर या T का मान निकालना है बच्चों। देखिए N है मोल बराबर N बराबर क्या होता है W/m, ठीक है। अच्छा, तो T बराबर यहां से क्या हो जाएगा, तो T बराबर सूत्र हो जाएगा T बराबर, पक्षांतर करिए तो PV × M/W/S। T बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, तो PVM, W और S कहां जाएगा नीचे। S का जो मान है, जो R है वही क्या होता है S होता है। R S क्या है बच्चों, S होता है विलयन स्थिरांक, विलयन वाला पार्ट है तो विलयन स्थिरांक, और ये R होता है गैस नियतांक। तो R और S के मान यही होते हैं, ठीक है। हम मान रखते हैं तो T बराबर, P का मान है 7, V का मान है 0.1, M का मान है 180, W का मान है 5 और S 0.0821। तो T जब कैलकुलेशन करेंगे तो T आ जाएगा 306.94 केल्विन। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनॉल, ये आपने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी क्रिया NaOH से करा दी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां से Na इधर से Cl निकल गया, क्या बन गया बच्चों OH लग जाएगा और NaCl निकल जाएगा, ये क्या बन गया फिनॉल, ठीक। अगला, एनिलीन का pKb मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। pKb ये आखिर है क्या, तो सुनिएगा। एनिलीन क्या होता है, तो एनिलीन को हमने बनाया ये, और मेथिलेमीन को भी बनाया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो pKb है, ध्यान से समझिएगा, pKb अधिक तो क्षारकता कम, जिसका pKb अधिक होगा उसकी क्षारकता क्या होगी कम हो जाएगा, क्षारीय कम होगा वो, ठीक है। अच्छा, तो pKb मान, एनिलीन का pKb मान मेथिलेमीन की तुलना में अधिक होता है। अधिक किसका है, एनिलीन का pKb, एनिलीन का pKb अधिक है और इसका pKb कम है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, pKb जिसका अधिक होगा उसकी क्षारीयता क्या होगी कम, तो ये क्षारीय कम होगा और ये क्षारीय अधिक होगा। बस यही आपको कारण में बता देना है कि आखिर ये क्षारीय अधिक क्यों है, ये क्षारीय कम क्यों है। क्षारीयता अधिक चेक करने के लिए कौन अधिक क्षारीय होगा, तो H+ जो जितने जल्दी ग्रहण कर लेगा, जितने आसानी से ग्रहण कर लेगा, वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। H+ जो आसानी से ग्रहण कर सके वो अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, बाहर
5 में से कितने खर्च हो गए, 2 इधर खर्च हो गए और 1 यहां खर्च हो गया, तो अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 और 1 3 खर्च हो गए, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब 1 लोन पेयर बचा है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, क्षारीयता चेक करने के लिए जो जितने आसानी से H+ ग्रहण कर सके, तो अब ये H+ अगर इधर आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, माइनस दिखेगा तो H+ तो ग्रहण होगा, H+ इसमें ग्रहण होगा तो क्षारीय तो दोनों होंगे। अब देखिएगा CH3 अब इधर H+ इससे जुड़ने के लिए आ रहा है, H+ इससे जुड़ने के लिए आ रहा है। अब आप खुद निर्णय लीजिएगा, CH3 इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो यहां जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो H+ तो और आसानी से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस बढ़ेगा, माइनस बढ़ेगा और जुड़ने वाला कौन है, प्लस, तो आसानी से जुड़ जाएगा। CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे और ये इलेक्ट्रॉन को और उसी तरफ भेज रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ ज्यादा होगा, और जुड़ने वाला कौन है, H++, तो प्लस वाला तो वहीं जुड़ना पसंद करेगा जहां पे माइनस हो, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां जुड़ेगा। इसमें देखिए यहां भी ये प्लस जोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहां पर अनुनाद के कारण अनुनाद कैसे पता चला कि ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होगा, तो चार्ज सिंगल डबल अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अनुनाद होता है। और अनुनाद में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाएंगे और ये जो बॉन्ड है वो यहां जाके लग जाएगा। इसके बाद फिर से देखिए चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से अनुनाद होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, यहां से हटके, और ये बॉन्ड इधर लग जाएगा। फिर चार्ज सिंगल डबल, फिर से अनुनाद हो रहा है, तो हम आपको ये बता रहे हैं जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन यहां थे जिसके कारण ये H+ इससे जुड़ना चाह रहा था, ये अनुनाद के कारण दूर हो गए, तो दूर हो गए। अब H+ यहां जुड़ने के लिए आ रहा था और यहां माइनस क्या हो गया, अनुनाद के कारण इससे दूर हो गया। अब तुलना कर लीजिए इन दोनों में, कौन में H+ आसानी से जुड़ सकता है, इसमें, तो इसमें H+ आसानी से जुड़ सकता है, इसमें क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अनुनाद के कारण ये कम क्षारी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अनुनाद के कारण ये कम क्षारी हो जाएगा, ये प्रेरणिक प्रभाव के कारण अधिक क्षारी हो जाएगा। तो जो एक लाइन की बात है वो ये है, ये तो आपने समझ लिया कि अच्छा H+ इसमें आसानी से जुड़ जाएगा इसलिए ये ज्यादा क्षारी हो गया, इसमें H+ आसानी से नहीं जुड़ेगा इसलिए ये कम क्षारी हो गया। लेकिन आप जो भाषा लिखेंगे वो एक लाइन की वो सुन लीजिए, क्या, ये अधिक क्षारी है, क्यों, प्रेरणिक प्रभाव के कारण, ये कम क्षारी है, क्यों, अनुनाद के कारण। ठीक है, अनुनाद के कारण ये कम क्षारी है। तो इसको ज्यों का त्यों फिर से बना देते हैं। अनुनाद के कारण कम क्षारी है इसलिए इसका pKb अधिक होगा, प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये अधिक क्षारी है इसलिए इसका pKb कम होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, तीसरे का घ कहता है टॉलेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। यह एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने
के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। एल्डिहाइड टॉलेंस परीक्षण देता है, जबकि कीटोन टॉलेंस परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, नहीं देता है। सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया में क्या बनाएगा? ये बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइज OH। ठीक है, ये बनाता है और ये बाद में अमोनिया गैस निकाल के कन्वर्ट हो जाता है Ag2O में, जिसको आप, ये टॉलेन अभिकर्मक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया गैस निकाल के Ag2O में। तो टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र आप क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। लेकिन ये प्राप्त कहां से होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं बच्चों? टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, जो आपस में रिएक्शन करके ये निर्माण करता है और ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है Ag2O में। तो जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं, आप किसको लिखते हैं? Ag2O को लिखते हैं। तो जो एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण बनाता है। तो टॉलेन परीक्षण पर यह आपकी टिप्पणी हो गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।